गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज, आज हम इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। मैं जानती हूँ अगर आपने ये वीडियो प्ले करी है, इट मीन्स कि आपके लिए इनकम टैक्स बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज हम इनकम टैक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको पता होने जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स इस टाइम आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। आई एम श्योर कि आप थोड़ा डर भी रहे होगे कि इनकम टैक्स थोड़ा मुश्किल है, आपने कहीं से सुना होगा, है ना। बट मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिंपल वे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है गाइस, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ बीकॉम के काफी सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, राइट। तो एक सबसे पहला पॉइंट, हम पॉइंट वाइज इसको कंसीडर करेंगे कि एक है क्या, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो इनकम टैक्स है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है कि जिस इंसान पर ये लिवाए होता है, यानी कि जिसको ये पे करना होता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो खुद ही पे करता है, यानी कि वो अपना टैक्स बर्डन जो है किसी दूसरे पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो जो इनकम टैक्स है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो इंसान को खुद ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा, वो अपना टैक्स बर्डन किसी दूसरे पर्सन पर नहीं डाल सकता, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है रिवेन्यू का। गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट इनकम जो है, रिवेन्यू जो है, वो इसी सोर्स से आता है। किससे, इनकम टैक्स से, ठीक है। और गवर्नमेंट फिर उस जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है, जो रिवेन्यू कलेक्ट करती है थ्रू इनकम टैक्स, उससे गवर्नमेंट क्या करती है, सोसाइटी का वेलफेयर, है ना। तो आई होप दूसरा पॉइंट भी जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, मतलब कि कौन लायबल है, किसको पे करना चाहिए, है ना। कौन कौन लायबल होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गया, है ना, ये सब जो है लायबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टैक्स इसमें पे करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फर्म हो, है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, असेसी, ठीक है। ये वर्ड असेसी याद रखना है हमें, ठीक है। ये वर्ड आपको पूरी बुक में हर चैप्टर में मिलेगा, असेसी। जो टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, असेसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, असेसी, ASSESS, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, द टर्म इनकम 5 हेड्स, यानी कि अब हमारे आते हैं 5 हेड्स। अब आप बोलोगे ये 5 हेड क्या है ना। तो ये जो 5 हेड है ना, ये रिलेटेड है इनकम से, जो टर्म इनकम है ना उससे रिलेटेड है ये 5 हेड्स, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं 5 हेड्स की। तो 5 हेड्स क्या है, पहला हेड है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स, तो थर्ड हमारा आता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ आता है हमारा कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
अब ये जो है हेड्स है, किसके हेड्स है? ये इनकम के हेड्स हैं। पहला है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरीज से इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है, सैलरीज से इनकम प्राप्त हो रही है। जैसे कोई मान लो इंडिविजुअल है, मान लो मैं ही हूं, मुझे कहीं से सैलरी मिल रही है, तो मेरी इनकम का सोर्स क्या हुआ? सैलरी। ठीक है, दूसरा हेड हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने वो रेंट पर दे रखी है, तो वहां से मुझे इनकम हो रही है। ठीक है, तो वो भी मेरी इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगी कि भाई वो मेरी इनकम है, उस पर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं एक असेसी हूं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कहने का ये मतलब है कि मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूं और उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं उस प्रॉफिट, वो मेरी क्या है? इनकम है एक तरीके से, और उस इनकम पर भी मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड गेन्स है ना। और प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन है, मान लो मैं सीए हूं, मुझे कोई इनकम गेन हो रहा है, उस पर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। फिफ्थ आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन और जो है कैपिटल गेन, इनके अलावा अगर कोई हमारे को इनकम प्राप्त होती है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, लाइक आपने कोई लॉटरी जीत ली, आपने कोई रेस जीत ली, है ना, हॉर्स रेस हो गया, ये सब जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। और हमारा एक पॉइंट रह गया कैपिटल गेन्स का। ठीक है, तो फोर्थ था हमारा इनकम कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स मेनली ये होता है कि आपने जनरली जैसे हम कोई कैपिटल गुड्स सोल्ड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई, आपकी जमीन पड़ी हुई थी, है ना, कोई लैंड थी आपकी, तो आपने वो जब खरीदी थी तो उस टाइम उसके रेट काफी डाउन थे, लेकिन आज के टाइम में उसके प्राइसेस काफी हाई है ना, तो एक तरीके से आपको गेन हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। ठीक है, जो कभी कभी नहीं होता, पर मतलब रोज नहीं होता, कभी होता है ना। जमीन रोज रोज थोड़ी बेचेंगे हम, या कोई भी ऐसी कैपिटल गुड्स रोज रोज तो नहीं बेचते, कभी ही बेचते हैं। तो उस टाइम, जिस टाइम हमने खरीदी थी तो उसका प्राइस कम था, लेकिन आज मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है उस पर्टिकुलर चीज की, तो इसलिए आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस गेन पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमारे 5 इनकम के हेड्स थे। ठीक है, इसको आप ब्रीफली पढ़ोगे, आप अपनी इनकम टैक्स की जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसमें जितने भी ये चैप्टर्स आएंगे पूरे पूरे ब्रीफ में, वो आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इसके कुछ बेसिक्स और जो प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं आप। तो पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें, इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। पहला पॉइंट, ये जो बेसिक्स और प्रोसीजर है कि इनकम टैक्स जो है वो एनुअल टैक्स है इनकम का, यानी कि हम ईयरली ही पे करते हैं उसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स एप्लीकेबल टू दैट द असेसमेंट ईयर। कहने का ये मतलब है कि मान लो मैंने इस साल को जितनी भी इनकम प्राप्त करी, ठीक है, इस साल मैंने जितनी भी इनकम प्राप्त करी, नेक्स्ट ईयर मुझे इस साल वाली इनकम का टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो है जिसपे मैंने प्राप्त करी इनकम, ये मेरा कहलाएगा प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में मैं टैक्स पे करूंगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर में जब मैं टैक्स पे करूंगी, वो मेरा क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर। ये याद रखना है, असेसमेंट ईयर, ये टर्म याद रखनी है, असेसमेंट ईयर। अभी इसको बिल्कुल ब्रीफली भी समझाऊंगी क्या है ये। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, यानी कि हर साल जो बजट पेश किया जाता है ना, पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसमें जो भी रेट्स फिक्स किए जाते हैं वही रेट पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब
सेक्शन 31, यानी कि जो टैक्स है वो सभी पर्सन्स पर चार्ज होता है, मतलब चार्ज किया जाता है, और वो इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में डिफाइन है। ठीक है, तो वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहला, पर्सन कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, यानी कि एक ऐसी फैमिली जो अनडिवाइडेड है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, ये पर्सन में आते हैं। ठीक है। तीसरा, कंपनी। चौथा, फर्म। पांचवा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि ये जो पर्सन्स है ना, इन पर टैक्स लिवाय होता है। अब आगे आगे जब आप पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आपको सब चीज समझ आएगी ब्रीफली। ठीक है, अभी आप सिर्फ एक नॉलेज के लिए ले लो कि हाँ भाई, जिन पर टैक्स लगता है वो कौन कौन है। पर्सन है, पर्सन में कौन कौन आ गया, एक इंडिविजुअल पर्सन भी आ गया और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ गई, एक कंपनी भी आ गई और एक फर्म भी आ गई, और जो है 5th पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये 5 पर्सन है, इन पर जो है टैक्स लिवाय होता है, मतलब 5 जो भी पर्सन है। ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जो टैक्स है वो चार्ज होता है टोटल इनकम पर, कि उनकी टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, जो भी कंप्यूट की जाती है, कि टोटल इनकम कहने का ये मतलब है कि 5 हेड्स से अगर इनकम हो रही है ना, तो सारी इनकम को प्लस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी हुई और उस पर टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। मान लो उसी बंदे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम प्राप्त हो रही है, सैलरी से भी हो रही है, कैपिटल गेन भी हो गया उसको, और प्रॉफिट भी हो गया कोई, है ना। तो सारी इनकम जो भी कैलकुलेट होगी टोटल इनकम, उस पर टैक्स लगेगा, कहने का ये मतलब है। अब हमारा आता है, टोटल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। अब ये भी एक फंडा है, क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस, कि बंदा जो असेसी है, यानी कि जिसको टैक्स पे करना है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एनआरआई है, ऑर्डिनर रेजिडेंट है, या क्या है, ये भी मैटर करता है इनकम टैक्स में। ठीक है, जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी बारीकियां समझ में आएंगी। अभी आप सिर्फ नॉलेज के लिए याद रख लो कि रेजिडेंशियल स्टेटस भी बहुत जरूरी है इनकम टैक्स में, कि वो जो पर्सन जिसपे टैक्स लिवाय हो रहा है असेसी पर, वो क्या है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, ये भी मैटर करता है। अब हम बात करेंगे हमारे बिल्कुल आई थिंक लास्ट पॉइंट है ये हमारा, लास्ट सेकंड, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। कहने का ये मतलब है कि जीटीआई और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। एक होता है हमारा ग्रोस टोटल, दूसरा होता है हमारा टोटल इनकम। अब इसमें फर्क क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला, जीटीआई जो है ना, एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड जीटीआई, यानी कि सभी हेड्स का टोटल। मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी से 10 रुपए, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी से मान लो 10 रुपीज इनकम हुई, हाउस प्रॉपर्टी से 10, हर हेड से, 5 हेड से 10 10 10 हुई, तो टोटल कितना हुआ 50। तो ये 50 क्या कहलाएगी, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। अब आप पूछोगे कि फिर टोटल इनकम क्या होती है, तो टोटल इनकम क्या होती है, आफ्टर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये तो इतना बड़ा चैप्टर है डिडक्शन का, याद करना पड़ेगा आपको। डिडक्शन का कहने का ये मतलब है कि आपको कुछ मतलब टैक्स में कटौती मिलती है कुछ सेक्शन के तहत, तो वो टोटल इनकम में आएगा। कहने का ये मतलब है कि मान लो देखो 50 रुपीज हमें इनकम हुई है ना, और उस 80C से 80U के बीच में मान लो कोई डिडक्शन जो है हमारे लग रही है ना, अप्लाई हो रही है, तो मान लो डिडक्शन हो गई 10 रुपए की, कैलकुलेट हो गई, तो 50 में से 10 लेस करे तो कितना बचा, 40। तो 40 रुपए हमारी फिर टोटल इनकम होगी। ये याद रखना है कि जीटीआई तो टोटल हेड का जो भी इनकम आएगा वो जीटीआई है, लेकिन टोटल इनकम क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शन। जो भी डिडक्शन मान लो उस बंदे को के अप्लाई हो रही है, तो वो डिडक्शन माइनस हो जाएगी, तो फिर टोटल इनकम निकल आएगी और उस पर टैक्स लगेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स किस पे लगेगा, टोटल इनकम पर, नॉट जीटीआई। जीटीआई पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, टोटल इनकम पर लगेगा। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट,
पॉइंट, जीटीआई और टोटल इनकम के बीच का डिफरेंस। टैक्स इज नॉट लिवाइड ऑन जीटीआई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीटीआई पर टैक्स लिवाई नहीं होता, किस पे होता है, टोटल इनकम पर टैक्स लिवाई होता है। तीसरा, एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीटीआई। मान लो कोई एग्रीकल्चरल इनकम है ना, आपका कोई एग्रीकल्चर का एक्टिविटी का काम है, तो उससे अगर कोई इनकम होगी तो वो जीटीआई में नहीं होगी कैलकुलेट, लेकिन वो टोटल इनकम में जरूर होगी इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000। अगर 5,000 से ज्यादा है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम तो, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी गाइस, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर जितना हो सके करिए। आपको इनकम टैक्स का सब कुछ मैटर, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। बड़े काम का चैनल है अगर आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।